Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. Now we have to deal with the Communal Award. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखा था, तो उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुए हैं आज हम उन टॉपिक से डील करने वाले हैं, अमंग विच कम्युनल अवार्ड इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज फॉलोड बाय पूना पैक्ट. तो कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी विद इन इंडिया. ठीक है, अब इंडिया कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि सब कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन डिफरेंस होता है इंडिया में. हिंदूज हैज अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया. ठीक है, मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी पॉपुलेशन. तो ये जो माइनॉरिटी के लोग थे, मतलब कम पॉपुलेशन वाले लोग थे, दे हैव अ फियर ऑफ रिप्रेजेंटेशन. उनको ये डर था कि कहीं हमें भारत की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में रिप्रेजेंटेशन कम ना मिले. मतलब उन्हें भी अपना इम्पोर्टेंस चाहिए था इन कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट, इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है इंट्रोड्यूस करते हैं. इस पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनल अवार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया. तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रैमसे मैकडोनल्ड. ही वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. कब किया? ऑन 16 अगस्त 1932. ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड इस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो अब आगे देख लेते हैं कि इस अवार्ड के क्या ऐसे फीचर्स रहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं. सबसे पहले हमने देखा कि मुस्लिम्स को 1909 के एक्ट के तहत माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया और इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया. उसके बाद सिख और क्रिश्चियन को 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करा दी गई. नाउ व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो उसको जो वोट्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही देंगे. ठीक है, आगे जैसे उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया और सिख और क्रिश्चियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया. मतलब अगर सिख कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है इलेक्शन में तो उसको वोट जो देंगे वो सिख कम्युनिटी के लोग ही देंगे. तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था. अब कम्युनल अवार्ड के तहत उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को भी माइनॉरिटी का दर्जा देते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने की बात करी. अब आप देखिए, डिप्रेस्ड क्लास क्या थे? दे वर दी पार्ट ऑफ हिंदूज, हिंदू सोसाइटी के पार्ट थे, बट ड्यू टू दैट वर्ना सिस्टम दे वर द लोवेस्ट वर्ना एंड वर नॉट ट्रीटेड इक्वली अमंग हिंदूज. तो जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम लेके ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं. थोड़ा सा रिकॉल करते हुए अगर हम चलें तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी. दैट वाज द ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वाज अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. वहां पर जो इशू उठते हुए आया था दैट वाज द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय डिप्रेस्ड क्लास. डिप्रेस्ड क्लास के लोग वहां पर भी डिमांड करते हैं कि हमें अलग से आप इलेक्टोरेट प्रोवाइड करिए. ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं गांधी जी एंड दैट लीड्स टू द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. पर डिप्रेस्ड क्लास की जो डिमांड है वो ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स इस कम्युनल अवार्ड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही ये कम्युनल अवार्ड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस रहते हैं, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स रहते हैं वो इंडियन क्लियर हो जाते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास को जो हम कम्युनल अवार्ड या सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे तो ये उनको हिंदूज से अलग करने की चाल है. किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की. वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, उनको एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बना दी जाएगी. ठीक है, तो इससे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत अच्छे से खेल पाएंगे जब वो हमारी एक पार्ट ऑफ हिंदुइज्म को अलग कर देंगे तो. ठीक है, तो गांधी जी जो इस टाइम रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो रिस्पॉन्स करते हैं और वो बोलते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन यूनिटी. आप हमारी एकत्रता पे अटैक कर रहे हैं सीधा. ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं कि इस कम्युनल अवार्ड को अगर एक्सेप्ट किया गया तो आई विल वेंट ऑन इंडेफिनिट पास्ट
इंडेफिनिट फास्ट ऑन सितंबर 20, 1932। तो जैसे ही ये कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे जो बापू रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं फास्ट करूंगा, वो भी इंडेफिनिट, मतलब करता ही रहूंगा फास्ट, ठीक है। तो सितंबर 20, 1932 को बापू अपने फास्ट की घोषणा करते हैं। अब देखिए, गांधी जी जो चाहते थे वो ये बोलते थे कि अनटचेबल्स, ठीक है, जिनको गांधी जी ने दलित का नाम दिया गया, दे आर नॉट द सेपरेट एंटिटी विद इन हिंदूज, दे आर द पार्ट ऑफ हिंदूज। तो आप इनको अलग इलेक्टोरेट देकर हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके तहत उन्होंने कई काम भी किए, लाइक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है। दलित सेवक संघ बनाया उनने, क्योंकि वो चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स करें हम, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडवांसमेंट करके उनको अलग इलेक्टोरेट दे दिया तो वो कभी हिंदुइज्म का पार्ट ही नहीं बन पाएंगे। हमें हिंदू की सोसाइटी को ये समझाना पड़ेगा कि ये ऊंची जात नीची जात ये कुछ नहीं होता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द अनटचेबल्स एज पार्ट ऑफ हिंदूज। तो हमको सोशल रिफॉर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनका एक स्टेटमेंट था जो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है कि अगर अनटचेबिलिटी लिव्स देन हिंदुइज्म डाइज। जब तक अनटचेबिलिटी सोसाइटी में रहेगी, जब तक हिंदुइज्म मर जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने अनटचेबिलिटी को मार दिया, उस दिन हमेशा के लिए हिंदुइज्म जीवित रहेगा। तो ये रिस्पॉन्स रहता है गांधी जी का टू हैव अ इंडेफिनिट फास्ट ऑन कम्युनल अवार्ड, ठीक है। जैसे ही सारे लीडर्स को ये पता चलता है कि बापू जो हैं हमारे वो फास्ट पे बैठ गए हैं, तो सब जगह हड़कंप मच जाती है कि अरे कुछ करना पड़ेगा। तो पूना में जो लीडर्स हैं वो मिलकर बातचीत करते हैं, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर को डिसाइड किया जाता है 1932 में कि सारे लीडर्स मिलते हैं। लीडर्स कौन है? B.R. अम्बेडकर। अब B.R. अम्बेडकर क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और ये लड़ रहे होते हैं उनके हित के लिए। उसके बाद MC राजा, मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ मदन मोहन मालवीय का एक बहुत अच्छा रोल सामने नजर आता है। वो इंसिस्ट करते हैं B.R. अम्बेडकर को कि आप समझिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की आप जो डिमांड कर रहे हैं वो लायबल नहीं है, यहाँ पर हम उनको सोशल रिफॉर्म्स कर कर अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे सोसाइटी में, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर को मदन मोहन मालवीय बताते हैं कि बापू जो है हमारे वो फास्टिंग पे बैठ गए हैं, वो भी इंडेफिनाइट फास्टिंग पे, तो एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज जो किया जाता है उसको नाम दिया गया है पूना पैक्ट, क्योंकि ये पूना की नाम पर जगह पर मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो पूना पैक्ट में क्या कॉम्प्रोमाइज किया गया है ये हमको देखना है। पूना पैक्ट में ये जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, इसको त्याग दिया जाता है, एबेंडन किया जाता है कि ठीक है अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हमको जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड चाहिए, ठीक है, सेपरेट क्लासेस के लिए। मतलब अनटचेबल्स जो है उनके लिए आप अलग सीट्स बनाइए, और नाउ सीट शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 71 to 147, ठीक है। इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंसेस में आप हमारी सीट्स का इंक्रीमेंट करिए और 18% इंक्रीमेंट करिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हमने यहाँ खत्म कर दी, बल्कि हमने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए उनका, ठीक है। सीट्स जो रिजर्व की जाती हैं उनको इंक्रीज कर दी जाती है। तो पूना पैक्ट में ये मंजूरी दी जाती है बाय B.R. अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय, और कुछ अदर लीडर्स भी थे लाइक MC राजा। यहाँ खत्म होता है हमारा कम्युनल अवार्ड का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पूरा पिक्चर समझ में आ गई होगी कि कैसे इंट्रोड्यूस किया और कैसे खत्म किया। उसके बाद डिबेट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया, पूना पैक्ट ने उसको पैसिफाई कर दिया। अब डिबेट आता है कि फर्दर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमें फिर से कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है। हमने देखा है पहले भी कि अगर कोई मूवमेंट नहीं चलता होता है तो क्रांतिकारों का राइज देखने को मिलता है। तो इस टाइम हमें क्रांतिकारी या वायलेंट एक्टिविटीज से बचना था। तो फ्यूचर स्ट्रेटेजी सेट की जाती है कि अब आगे क्या किया जाएगा। क्वेश्चन था कि अपना जो नेशनल मूवमेंट है उसको कैसे आगे बढ़ाएं,
क्या कोई मूवमेंट स्टार्ट करें या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो पिछली बार की तरह ही दो चीजें सामने नजर देखने को आती हैं, दो आइडियोलॉजीज देखने को आती हैं। एक था कि वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आगे चलकर सेंट्रल लेजिस्लेशन का इलेक्शन होने वाला था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि दैट वी शुड पार्टिसिपेट, कुछ लोग बोलते हैं नो वी शुड नॉट पार्टिसिपेट, rather we should move with civil disobedience and boycott and non cooperation what we were following previously। तो ये बात आती है। अब जो लोग बोलते हैं कि हम पार्टिसिपेट करना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको कहा गया है न्यू स्वराजिस्ट। ठीक है, पहले हमने देखा था जो इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे उनको क्या बोला गया था, स्वराजिस्ट। अब ये फेज जो है वो 1932 के बाद का है। तो 1932 के बाद जो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे वर नोन एज न्यू स्वराजिस्ट। हम आगे देखेंगे कि ये न्यू स्वराजिस्ट कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और किस प्रकार उन्होंने अपनी इलेक्शंस के अंदर पार्ट लेकर सक्सेस हासिल करी। इसके साथ इस टाइम पर एक और एविडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, दैट वाज पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यू पीपल नो कि एक सीरीज ऑफ एक्ट पास होता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, अमंग विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज सो इम्पॉर्टेंट एक्ट। इसमें एक प्रोविजन आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो प्रोविंसेस हैं, है ना, अलग अलग प्रोविंसेस हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई है। अब कुछ पावर्स उनको भी ट्रांसफर किए जाएंगे, उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होगी दैट विल बी अंडर द सेंटर गवर्नमेंट। अब डिबेट स्टार्ट होता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी है, मतलब वहां पर इलेक्शंस भी होने हैं। तो डिबेट स्टार्ट होता है कि वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रोविंसेस और नॉट। तो ये डिबेट जो है चालू होती है ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑफ अवर नेशनल मूवमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट के अंदर एक एक्ट पास हुआ गया था, ठीक है, तो वो हमको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट कर रहे हैं हम, आप कोई मूवमेंट स्टार्ट ना करिए, जैसे हर बार वो स्पेसिफाई कर देते हैं हमारे मूवमेंट्स को। दूसरा वही कि ये वीक करना चाहते थे मास मूवमेंट को, ठीक है, इसलिए इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कांग्रेस जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की डिमांड रहती है कि अब हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मतलब एक ऐसी असेंबली चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। अब आप नहीं बताएंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट में अब क्या होगा क्या नहीं, अब हमको एक असेंबली चाहिए जो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और ये असेंबली जो बनेगी इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव द राइट टू वोट। ठीक है, वो वोट करेगी, अपनी असेंबली को चूज करेगी और वही असेंबली आगे जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, तो ये डिमांड रहती है कांग्रेस की, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए आप, दो आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है। एक बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करिए, तो हम क्या करते हैं, प्रोविंसेस के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ये बोल रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने जा रहे हैं इंडिया के लिए। तो ये दो आइडियोलॉजीज जो है वो राइज होती है आफ्टर पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब देखने वाले हैं कि ये जो दो आइडियोलॉजीज हैं इसके साथ क्या होता है, क्या हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में या नहीं करते हैं, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को टोटली बॉयकॉट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए आप लोग, और कनेक्टेड रहिए मुझसे कि हम देखेंगे कि न्यू स्वराजेस जो हैं, जो चाहते हैं कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, वो आखिरकार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक प्रोवाइड करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आए कि मेरा वे ऑफ
टीचिंग जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई लेक्चर्स and do subscribe our channel, that is only civil service. Thank you.